हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वैदिक काल से संबंधित हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है और उसमें जैसे जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऋग्वैदिक काल में राजा की प्रमुख भूमिका क्या थी, मतलब राजा का क्या रोल होता था। तो एक तो धर्मगुरु, सैनिक या सैनिक नेता और यज्ञकर्ता, सामंतशाही शासक या अधिनायकवादी शासक। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो है राजा एक तरह से सैनिक नेता है जो सेनापति की तरह, और यज्ञकर्ता जो यज्ञ होते थे उसमें प्रमुख रूप से राजा भाग लेता था। तो जो राजा की भूमिका थी वो आपके सैनिक नेता और यज्ञकर्ता के रूप में थी। इससे पहले जो है कि यहाँ पे अपन बात करें कि राजा पूर्ण रूप से तानाशाही प्रवृत्ति का नहीं होता था, इसके लिए समितियां होती थी जो उसको नियंत्रित करती थी और उसको सुझाव देती थी। उसके बारे में अपन आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड है कि सभा और समिति का संबंध किस काल से है। कि भाई सभा और समिति का संबंध किस काल से, इसमें ऑप्शन है आपके उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, ऋग्वैदिक काल और गुप्त काल। तो सभा और समितियों का जो संबंध है वो ऋग्वैदिक काल से है। इस दौरान क्या है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समितियां राजा को सुझाव देती थी और उस पर जो है तानाशाही प्रवृत्ति पर लगाम लगाती थी, मतलब एक तरह से राजा पर नियंत्रण करने का कार्य करती थी। सभा और समिति में मुख्य रूप से जो है सोसाइटी के, समाज के उस दौर के जो है अनुभवी लोग इसमें शामिल होते थे जो राजा को राजकार्य और यज्ञ से संबंधित सुझाव देते थे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस तरह से थी, किस प्रकार की हो गई। तो उसके ऑप्शन है लचीली और कार्य आधारित, जन्म आधारित और कठोर, केवल 2 वर्ण थे, या वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल, जैसे ऋग्वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था थी जो लचीली थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान में क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से जन्म आधारित हो गई और कठोर हो गई। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके रहेगा जन्म आधारित और कठोर। अगर अपन ऋग्वैदिक काल के दौरान बात करें तो ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल के प्रारंभ की अपन बात करें तो उस दौरान वर्ण व्यवस्था बहुत लचीली थी, कर्म आधारित थी, और यहाँ पे स्त्रियों की भूमिका भी बहुत अच्छी थी, स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी थी, वो शिक्षा में भाग ले सकते, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा जो वो एक तरह से शिक्षण कार्य भी कर सकती थी, उन्हें एक सम्मानजनक स्थान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और स्त्रियों की स्थिति भी, महिलाओं की स्थिति भी दयनीय हो गई। जिस तरह से कि महिलाओं को यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं था या उन्हें जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, एक तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था लागू हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रमुख उपकरण क्या था। तो अपन बात करें कि जैसे अपन ने सिंधु सभ्यता के बारे में बात की तो वह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो उत्तर वैदिक काल में अपन बात करें ऑप्शंस की तो लकड़ी का हल, लोहे का हल, कांसे का हल और बैल द्वारा खींची जाने वाली मशीन। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल एक तरह से विकसित स्टेज में आ चुका था। तो इस दौरान जो है लोहे का हल प्रचलन में था। तो यहाँ पे एक आंसर इसका रहेगा लोहे का हल, ये चीज है। अब अपन बात करें जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में दौरान अपन ने बात की थी, तो वहां पे जो है वहां पे कांस्य युगीन सभ्यता थी, उस वक्त लोहे का प्रचलन नहीं था। अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि जैसे एक प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कि जो है इसमें ऑप्शंस दिए गए थे कि भाई ये कांस्य युगीन सभ्यता है, लोहे से परिचित थी। तो वहां पे सिंधु सभ्यता के दौरान लोहे से वो सभ्यता परिचित नहीं थी, जबकि यहाँ पर अपन बात करें तो लोहे का हल उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऋग्वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। इसके ऑप्शन है अग्नि, वरुण, इंद्र और विष्णु। तो देखिए, यहाँ पे अपन बात करें कि जो ऋग्वैदिक काल है इस दौरान जो सबसे प्रमुख देवता था वो इंद्र को माना गया था। राजा इंद्र, इसे वर्षा का देवता और युद्ध का देवता भी माना जाता है। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल बढ़ता गया उसके बाद जैसे अन्य देवताओं की भूमिका भी प्रमुख रूप से उन्हें भी पूजा जाने लगा, जैसे जो कर्मकांड में विश्वास करने लगे उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से जो है वो सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इन्हें वर्षा का देवता या युद्ध का देवता भी माना जाता था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता की महत्ता बढ़ी। जैसे अपन अभी ऋग्वैदिक काल की बात की, उसके बाद में जो है ऋग्वैदिक काल के बाद किसकी महत्ता बढ़ी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके इंद्र, अग्नि, विष्णु,
और रुद्र और इसके अलावा मरुत। तो यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है विष्णु, भगवान विष्णु और शिव की जो है महत्ता बढ़ी। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो विष्णु और शिव का आंसर देना, जबकि ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल से संबंधित जो है कई सारे एग्जाम्स में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता विष्णु और रुद्र या शिव थे। ये चीज ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके महाजनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ये आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, अथर्ववेद, अगुंतर निकाय और रामायण। तो जो है आपके सबसे पहले महाजनपद का उल्लेख है अगुंतर निकाय में मिलता है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें पहली बार जो है महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख इसमें मिलता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ऋग्वैदिक काल में मुख्य आजीविका क्या थी। अब देखिए यहाँ पे अपन ने बात की थी जैसे पिछली क्लास में सिंधु सभ्यता से संबंधित बात है। अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में अपन बात करें तो ऑप्शन है व्यापार, कृषि, पशुपालन और दस्तकारी। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है प्रमुख आजीविका का साधन था पशुपालन। यहाँ पे पशुओं को पालने का प्रचलन था। कृषि इतना उन्नत नहीं था, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय, मुख्य आजीविका अगर पूछे तो पशुपालन था। हालांकि कृषि भी प्रचलन में थी, लेकिन अगर आपको मुख्य आजीविका पूछा जाए या मुख्य कार्य क्या, जो आजीविका के लिए मुख्य कार्य क्या था, वो पशुपालन था, पशुओं को पालने। यहाँ पे गाय को सबसे सम्मानित दर्जा दिया गया था और गाय के लिए युद्ध भी होते थे। तो उससे संबंधित भी अपने क्वेश्चन है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है आपके उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। अब अपन ने जैसे ऋग्वैदिक काल में बात की कि पशुपालन जो है मुख्य आजीविका का साधन था। अब उत्तर वैदिक काल में अपन ऑप्शंस की देखें, केवल कृषि परक थी, मिश्रित कृषि, पशुपालन, व्यापार, केवल व्यापारिक था और केवल कुटीर उद्योग आधारित। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है उद्योगों का भी विकास हुआ, व्यापार भी बढ़ा और पशुपालन के साथ साथ कृषि भी मुख्य रहा। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपके मिश्रित रहेगा, कृषि, पशुपालन और व्यापार। अब इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्य आजीविका के साधन क्या क्या थे। तो 3 आपके स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, कृषि, पशुपालन, व्यापार और एक जो है अलग समुद्री व्यापार भी दिया जाएगा। तो उसमें आपको चयन करना रहेगा। तो ये मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार इसके प्रमुख आजीविका के साधन थे, वो उत्तर वैदिक काल में। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो मुख्य आजीविका का साधन क्या था, वो पशुपालन था। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया कि इसमें ऑप्शंस की अपन सबसे पहले बात करें, शिक्षा और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था, वे गृह कार्य तक सीमित थी, उन्हें सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं था, वे बाल विवाह में बाध्य थी। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, उन्हें शिक्षा और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था। जैसे आपने नाम सुना होगा लोपामुद्रा या घोषा, ये एक तरह से मतलब विद्वान थी, विदुषी महिलाएं थी जो ऋग्वैदिक काल में बहुत प्रचलित थी। इन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, ये यज्ञों में भाग लेती थी राजा के बराबर। और इसके अलावा शिक्षा प्राप्ति का भी इनको पूरा अधिकार था। यहाँ पे अपने बाल विवाह के लिए बाध्य नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें स्वयं का पति मतलब स्वयंवर चुनने का भी इन्हें अधिकार था। तो ये सार्वजनिक जीवन में इनका एक सम्मानजनक स्थान था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में ये स्थिति बदल गई। वहां पे जैसे अपन ने अभी बात की थी कि भाई वहां पे रूढ़िवादी परंपरा, जो वर्ण व्यवस्था है, वो कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई। तो ये चीजें हैं आपके। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सप्ताती किसे कहा गया, किस नदी को सप्ताती कहा गया है। तो इसके ऑप्शन से गंगा, सरस्वती, यमुना और सिंधु। देखिए सप्ताती जो है यह सरस्वती को कहा गया है। आपको याद करने का ट्रिक से सरस्वती, तो सप्ताती सरस्वती नदी को कहा गया है। अब अपन बात करें कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है। सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को माना गया है। इन्हें मदर ऑफ रिवर्स यानी नदियों की माता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सप्ताती किसे कहा गया है, सरस्वती को कहा गया। इन्हें नदियों की माता के रूप में भी माना जाता था और ये सबसे पवित्रतम नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके महाजनपदों के समय और शासन का कौन सा स्वरूप उभर कर आया। मतलब जैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद जैसे महाजनपद बने 16 महाजनपद, तो उसमें जो है शासन का स्वरूप क्या था वो अपने बात करें तो ऑप्शन है गणराज्य और राजतंत्र दोनों, केवल राजतंत्र, लोकतंत्र और सामंतशाही।
अब अपन बात करें, देखिए जो 16 महाजनपद थे उसमें अपन बात करें तो देखिए गणराज्य और राजतंत्र दोनों, इसका जो आंसर है वह गणराज्य और राजतंत्र दोनों रहेगा। मतलब इसमें गणराज्य मतलब क्या है कि जैसे जो लोगों को भी अपने शासन राजा चुनने का अधिकार था, उन्हें भी लोगों को भी, आम जनता को भी स्वतंत्रता थी, जबकि राजतंत्र में राजा का शासन होता था। तो जो महाजनपद की अपन बात करें 16 महाजनपदों में, तो गणराज्य और राजतंत्र दोनों थे। जैसे वज्जी महाजनपद था तो वज्जी महाजनपद में गणराज्य था, जबकि अपन बात करें जैसे मगध वंश वगैरह की बात करें तो ये राजतंत्र उसमें था। तो यहाँ पे अगर आपकी क्वेश्चन पूछा जाए तो 16 महाजनपदों में शासन का स्वरूप, मतलब शासन का राजा थे वो किस तरह से थे, तो राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था, दोनों स्वरूप में महाजनपदों में शासन व्यवस्था प्रचलित थी। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। अपन ने अभी बात की ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को बेहद सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था, उन्हें विवाह में पति चुनने का अधिकार था, मतलब स्वयंवर का भी अधिकार था, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। जैसे अपन ने बात की कि भाई लोपामुद्रा और घोषा जैसी विदुषी महिलाएं भी थी जो ऋग्वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें तो उसके ऑप्शन अपन सबसे पहले बात करें कि उन्हें उपनयन और वेद अध्ययन का अधिकार था, वे शिक्षा से वंचित थी, वे धार्मिक अनुष्ठानों की प्रमुख थी और वे सेना का नेतृत्व करती थी। तो देखिए थोड़ा ट्रिकी है। अब इन्होंने पूछा है कि इनमें 3 जो ऑप्शंस है वो दिया है कि भाई महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में अपन ने बात की है कि उत्तर वैदिक काल में, जैसे ऋग्वैदिक काल में सम्मानजनक स्थान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को जो है एक तरह से हाउसवाइफ या गृह कार्यों तक के लिए सीमित कर दिया। उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती थी, सेना का नेतृत्व या सैन्य कार्यों में तो वैसे भी भाग नहीं ले सकती थी। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है वे शिक्षा से वंचित थी, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भी नहीं था। तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है ऋग्वैदिक काल से अगर अपन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में कमी आई है, महिलाओं की स्थिति बिगड़ी है। तो यहाँ पे अपन उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में वे सम्मानजनक पदों पर रही थी, उन्हें हर चीज में निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी, उन्हें निर्णय लेने में सहभागी, मतलब साथ उनकी सहमति से निर्णय लिए जाते थे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में जो है निष्क शब्द जो है यह किससे संबंधित है, किसका सूचक है। तो निष्क शब्द के बारे में अपन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो सोने की मुद्रा, कृषि उपकरण, यज्ञ स्थल या राजसी आसन। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। जैसे सभा समिति है वो किससे संबंधित है, या निष्क किससे संबंधित है। तो यहाँ पे अपन निष्क की बात करें तो ये देखिए एक तरह की सोने की मुद्रा होती थी, शतमान, निष्क। तो ये सोने और चांदी की मुद्राएं जो है ये व्यापार के लिए प्रचलित थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है शतमान, निष्क, ये सब जो है एक तरह से सोने की मुद्राएं हैं जो व्यापार के लिए प्रयुक्त की जाती थी, लेन देन के लिए प्रयुक्त की जाती थी। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा सोने की मुद्रा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोपामुद्रा। अभी लोपामुद्रा के बारे में अपन बात की कि जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो यहाँ पे लोपामुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी जो किस युग से संबंधित है, तो उत्तर वैदिक काल, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऋग्वैदिक काल और मौर्य काल। तो इसका आंसर अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी। लोपामुद्रा के अलावा अपने को बात करना है तो लोपामुद्रा के अलावा घोषा भी विदुषी महिला थी। ये सभी महिलाएं जो है ये आपके ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी। ये एक तरह से मतलब वैदिक शिक्षक के रूप में कार्य करती थी, बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे जो है ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में जैसे अपन ने क्वेश्चंस में डिस्कस भी किया कि वहां पे स्थिति महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का भी अधिकार नहीं था, और उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह भी होते थे। तो यहाँ पे आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन सा अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद किससे संबंधित है, उससे अगर उसके बारे में बात करें तो रासु यज्ञ का विवरण, मंत्र दोष से रक्षा मंत्र, वेदांग और रोपा यज्ञ। तो अथर्ववेद किससे संबंधित था, अथर्ववेद आपके तंत्र मंत्र से संबंधित था, तो मंत्र दोष से रक्षा मंत्र। तो ये आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से जैसे यजुर्वेद जो है यज्ञ से संबंधित था, सामवेद संगीत से संबंधित था, ऋग्वेद जो है वैदिक साहित्य, वैदिक ज्ञान, जो जीवन में किस तरह से जीवन की एक तरह से आचार संहिता के रूप में ऋग्वेद प्रचलित था, वैदिक साहित्य के रूप में प्रचलित था। उसी तरह से अथर्ववेद को अपने को ध्यान रखना है कि तंत्र मंत्र से संबंधित जो है वो इसमें उल्लेख था। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ऋग्वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार
उल्लेखित नदी कौन सी है? अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है या नदियों की माता का दर्जा किसे दिया गया है, तो वो सरस्वती नदी थी। अब अपन बात करें कि ऋग्वैदिक साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है, तो ऑप्शन है सिंधु, सरयू, सरस्वती और गंगा। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक उल्लेख जो है यह सिंधु नदी का हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है। जबकि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो वह सरस्वती नदी को माना गया है, सप्ताती भी उन्हें कहा गया है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में गविष्ट शब्द का प्रयोग किस अर्थ में? मैंने आपको अभी बताया ना कि जैसे सभा समितियां हैं या निष्क से संबंधित, निष्क जैसे सोने की मुद्रा के बारे में अपन बात की, या सभा समितियां किससे संबंधित थी, या गविष्ट जैसे टर्म्स ऋग्वैदिक काल में टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो गविष्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। गविष्ट शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो सबसे पहली चीज ये गायों से संबंधित है। अब उसमें अपन बात करें तो गोदान के लिए, गायों के युद्ध के लिए, गोत्र स्थापना के लिए और यज्ञ करने के लिए। तो इसमें देखिए आंसर होगा आपके गायों के युद्ध, गायों के लिए युद्ध के लिए ये टर्म प्रयुक्त किया गया है गविष्ट। अपन बात करें जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई ऋग्वैदिक काल में मुख्य आजीविका का साधन क्या था, तो अपन ने पढ़ा था कि मुख्य आजीविका का साधन था पशुपालन। तो यहाँ पे अपन को बात करना है कि देखिए जो पशुपालन था वहां पे गायों की प्रमुख प्रधानता थी। जिसके पास गाय होती थी उसे एक वो सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का सूचक माना जाता था। मतलब गायों का होना एक तरह से आर्थिक संपन्नता का सूचक माना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि जैसे गायों के लिए युद्ध होते थे, तो गायों के लिए युद्ध होते थे तो उसमें कौन सी टर्म्स प्रचलित है, गविष्टि, ये आपका प्रचलित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल में मुख्य आजीविका का साधन पशुपालन, गविष्टि किसके लिए, गायों के लिए जो युद्ध होता था उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, गविष्टि है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान और कशार्पण। मैंने आपको अभी इसमें डिस्कस किया, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। निष्क, शतमान और कशार्पण किससे संबंधित है, तो इसके आप पर अगर ऑप्शन बात करें यज्ञ अनुष्ठान के चरण, ऋषियों की उपाधियां, भूमि मापन की इकाइयां या मुद्रा और विनिमय प्रणाली। देखिए मैंने आपको बताया था अभी पहले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया कि निष्क क्या था, ये सोने चांदी की मुद्राएं से संबंधित है। निष्क जो है सोने की मुद्रा थी। तो अब अपन बात करें निष्क, शतमान और कशार्पण, ये सोने चांदी की मुद्राएं हैं और ये जो है व्यापार के लिए, मुद्रा विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती थी। तो मुद्रा और विनिमय प्रणाली से ये संबंधित है। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। अपनी इस क्लास में अपन क्या कर रहे हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं अपन एक तो उनको शामिल कर रहे हैं, इसके अलावा पीवाईक्यूज को भी अपन ने शामिल किया है और जो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे के अपन क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में जनपदों की संकल्पना का क्या आधार था, ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो कि भाई महाजनपदों का जो गठन किया गया या महाजनपद बने वो किस आधार पर बने, किस कारण से बने, तो उसके ऑप्शन से आपके वंशगत अधिकार, अधिनायकवादी शासन, भौगोलिक और आर्थिक स्थायित्व और युद्ध और दास व्यापार। मतलब महाजनपद किस कारण से बने, क्या आधार था, तो उसका इसके बारे में अपन बात करें तो उसका आंसर आपके रहेगा भौगोलिक और आर्थिक स्थायित्व। देखिए जो महाजनपदों का गठन हुआ ऋग्वैदिक काल में अपन बात करें तो ऋग्वैदिक काल जो है वो कबीला आधारित था। मतलब जनजाति, एक समुदाय आधारित था, एक ग्रुप में एक लोग रहते थे, कबीला आधारित जो लोग थे वो रहते थे, वहां पे उनका जो नेता होता था और आपस में लड़ाइयां होती थी। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद में जो है यहाँ पे महाजनपदों का गठन हुआ। महाजनपदों में क्या है कि जो एक तो भौगोलिक स्थिति, मतलब जो एक जैसे उपजाऊ जमीन है उस आधार पर भी, और यहाँ पे जैसे आर्थिक संपन्नता का क्षेत्र है तो उस आधार पर भी युद्ध होते थे। तो यहाँ पे जो महाजनपदों की संकल्पना का आधार क्या रहा, भौगोलिक और आर्थिक स्थायित्व, इसका महाजनपद बनने का कारण, मुख्य कारण ये था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो ऋग्वैदिक देवताओं में वरुण की प्रमुखता किस आधार पर थी, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया। जो वरुण देवता को मानते थे ऋग्वेद में वो किस आधार पर मानते थे, जैसे अपन ने ऋग्वेद में बात की थी कि जो मुख्य देवता है वो आपके इंद्र है, इंद्र को वर्षा का देवता या युद्ध का राजा भी माना जाता था। अब वरुण देवता को किस आधार पर माना जाता था या उनकी क्या महत्ता थी उसके बारे में बात करें, युद्ध शक्ति, नैतिक आदेश के संरक्षक, अग्निहोत्र के देवता और धन के देवता। तो देखिए जो है युद्ध के देवता तो राजा इंद्र थे, यहाँ पे जो नैतिक आदेश या रित्त के संरक्षक माने जाते थे वो वरुण थे। अब रित्त के आदेश या नैतिक आदेश के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उससे जो दंड कौन देगा, तो वो वरुण देवता दंड देंगे। तो इस आधार पर मानते थे कि जो नैतिक आदेश जो है कि भाई किस तरह से एक अच्छे तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए, अदरवाइज वरुण देवता दंड देंगे। तो इस कारण से जो है वरुण देवता को नैतिक आदेश के संरक्षक के रूप में भी माना गया है।
ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो जो ये ऋग्वेद काल में जैसे देवताओं की भूमिका के बारे में बात करें तो इंद्र के बारे में अपन ने डिस्कस किया, वरुण देवता के बारे में किया, और उत्तर वैदिक काल के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया कि भाई वहां पे जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव को पूजा जाने लगा। तो ये चीज आपके वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऋग्वैदिक काल के समाज को किस प्रकार की राजनीतिक संरचना से पहचाना जाता है? मतलब ऋग्वैदिक काल में जो समाज का स्तर, समाज का लेवल क्या था, किस प्रकार का समाज था, उसके बारे में अपन बात करें तो केंद्रीकृत साम्राज्य, नगर राजतंत्र, जनजातीय गणतंत्र और अनुबंध आधारित सामंतशाही। तो ये आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा टर्म्स है जो इनकी जो टर्म्स है आप देख सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अभी अपन ने बात की थी जस्ट थोड़ी देर पहले की जो ऋग्वैदिक काल में है, काल जो था वो कबीलों आधारित था, और उसके बाद जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल और महाजनपद के दौरान अपन बात की तो वहां पे आपके धीरे धीरे समूह, और समूह के बाद में क्षेत्र आधारित हो गया कि भाई जैसे भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संपन्नता के आधार पर जो है आपके राज्य बनने लगे। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछा है, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए समाज का जो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संरचना किस आधारित पर थी, किस आधार पर थी, तो अपन ने बोला कबीले आधारित या जनजाति आधारित। तो ऋग्वैदिक काल में जनजातीय गणतंत्र था। अब गणतंत्र के बारे में अपन ने बात की थी अभी रिसेंट कि ऋग्वैदिक काल में जो है राजा को नियंत्रित करने के लिए सभा और समिति थी। तो जो वरिष्ठ नागरिकों का समूह था, जो अनुभवी नागरिकों का समूह था, वो राजा की तानाशाही प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते थे। तो इस कारण से यहाँ पे देखिए जनजातीय गणतंत्र, ये चीज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो कबीला आधारित जनजातीय था, और गणतंत्र मतलब यहाँ पे एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति नहीं थी, सभा और समितियां राजा को नियंत्रित करती थी। तो ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अपन बात करें क्वेश्चन की, तो आगे का क्वेश्चन है दसराज युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या है? दसराज युद्ध जो है वो किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन से आर्य दैत्य संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, आर्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमाण माना जाता है, ऋषियों द्वारा संगठित विद्रोह और अनार्य राज्यों पर विजय। तो देखिए जो दसराज युद्ध है ये आर्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा का कारण माना जाता है, ये आर्यों से संबंधित युद्ध है कि भाई यहाँ पे 10 युद्ध का क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 10 आर्यों को पराजित किया गया था इस युद्ध में। तो इस कारण से यह दसराज युद्ध प्रचलित है, मुख्य रूप से एक फेमस टर्म है वैदिक काल में। तो ये चीज आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आर्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण ये इसका महत्व है। इसमें आर्यों को 10 जो प्रमुख आर्य योद्धा थे, 10 प्रमुख आर्य एक तरह से राजा मान सकते हैं, उनको हराया गया था इस युद्ध में। तो इस कारण से ये इसके महत्व है। आगे अपन बात करें कि किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञों के विविध तकनीकी पक्षों का विवरण मिलता है। तो अपन ने इसके बारे में बात भी कर रखी है, फिर भी अपन बात करें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और उपनिषद। तो देखिए जो यज्ञों का विवरण है वह यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ, यह आप याद करने का टर्म आप याद सकते हैं, यह से यजुर्वेद और यह से यज्ञ। तो यहाँ से यज्ञों का विवरण जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद में अपन ने बात की थी ये संगीत ग्रंथों से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद जो है इसमें वैदिक साहित्य है, जो किसी भी जैसे समाज को किस आधार पर जीवन व्यतीत करना चाहिए उसकी एक तरह से आदर्श आचार संहिता के रूप में इसका विवरण है। और उपनिषद के बारे में अपन बात करें तो उपनिषद वैदिक साहित्य का भी एक अंग है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके वैदिक काल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन ने डिस्कस किए। आगे की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एवरीवन।